हाँ, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों, हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 स्टार्ट किया। ग्रुप 13 में बोरॉन के कंपाउंड पढ़ने स्टार्ट किया हमने। उसमें एक कंपाउंड पढ़ लिया बोरिक एसिड, उसमें कोई टेंशन नहीं है हमारी। दूसरा कंपाउंड पढ़ लेते हैं आज हम बोरेक्स, और फिर एक और बचेगा डाइबोरिन, अगले लेक्चर में कर लेंगे। बोरेक्स की बात करो आप तो। बोरेक्स नाम खूब सुना होगा आपका। क्या फॉर्मूला इसका? बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो Na2B4O7 डॉट 10H2। 10 जल के अणु इसके अंदर क्या रहते हैं? क्रिस्टलीय जल के अणु के रूप में रहते हैं। इसमें रासायनिक नाम लिखोगे तो सोडियम आएगा, ओके। और B4O7-2 को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं टेट्राबोरेट। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था टेट्राबोरिक एसिड का रिनाइन है टेट्राबोरेट। और जल के अणु क्रिस्टलीय रहते हैं, 10 हैं, तो इसको क्या कह देंगे? ये हो जाएगा डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? डेकाहाइड्रेट। तो ये सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए हम। इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो वास्तव में ये 10 जल के अणु क्रिस्टलीय नहीं है। इसमें से 2 जल के अणु इसकी संरचना में इंटरनल बॉन्डिंग में यूज हो चुके होते हैं। कैसे? देखिए इसमें 4 जो बोरॉन हैं, ये चारों बोरॉन ऑक्सीजन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। बन गई ये वलय, ठीक है। बोरॉन के 2-2 बॉन्ड बन चुके हैं। हर बोरॉन तीसरा बंध बनाता वो OH से बना देता है। तो ये लो, ये OH हो गया, ओके। साइक्लिक रिंग है। और फिर कोई से भी 2 आमने सामने के जो बोरॉन है वो क्या होते हैं? एक ऑक्सीजन के थ्रू और लिंक हो जाते हैं, एक ऑक्सीजन के थ्रू लिंक और हो जाते हैं। ये 2 बोरॉन ऐसे होते हैं जिन्होंने 4 बंध बना लिए, और 2 बोरॉन ऐसे जिन्होंने केवल 3 ही बंध बनाए, ओके। चतुर्केंद्रीय संरचना इसमें है। इसकी 4 सेंटर है, बोरॉन के 4 सेंटर है। इनमें से 2 बोरॉन के 3 ही बंध बने हैं, 2 बोरॉन के 4 बंध बन गए। जिनके 4 बंध बन गए वहां निश्चित रूप से एक फॉर्मल चार्ज आएगा, तो यहाँ 2 नेगेटिव आ गए, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव चार्ज आने ही है। फाइनल है वो चीज। तो इस बोरॉन ने केवल 3 ही सिग्मा बंध बनाए, तो इस बोरॉन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसने भी 3 ही बंध बनाए, तो ये sp2 संकरण है इसमें। इसने 4 बना लिए, तो ये sp3 है। और इसने भी 4 बना लिए, तो यहाँ भी sp3 संकरण है। तो 2 बोरॉन तो sp3 संकरण वाले हैं, तो 2 तो sp3 केंद्र है, 2 sp2 केंद्र है। sp2 का मतलब समतल त्रिकोणीय संरचना है, यहाँ प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल है। तो 2 तो चतुष्फलकीय केंद्र है, 2 समतल त्रिकोणीय केंद्र इसमें है। तो क्या हुआ? 10 जल के अणु में से 2 जल के अणु यहाँ अंदर यूज हो गए। काउंट कर लीजिए सारे। इसमें 2 नेगेटिव आ रहे हैं इसके अंदर, टोटल 2 नेगेटिव है ना। तो इसके बाहर साधारण धनायन के रूप में 2 सोडियम रहेंगे, और क्रिस्टलीय जल के अणु केवल 8 ही रहेंगे। तो ये जो फॉर्मूला, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 2 सोडियम तो बाहर रहने वाले, अंदर देखो 4 तो बोरॉन है, 4 बोरॉन, 5 ऑक्सीजन इन चारों बोरॉन के बीच में फंसी हुई है, तो B4O5, ओके। 5 ऑक्सीजन ऐसे फंसी हुई है। और टोटल कितने OH इसमें? टोटल इसमें 4 OH है। ये इसके अंदर की स्ट्रक्चर है। और बाहर कितने जल के अणु हैं? बाहर इसके 8 जल के अणु हैं। तो ये बोरेक्स की स्ट्रक्चर होगी आपके पास। केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक नाम, संरचना को संगनित करके एक सूत्र आपको यहां दे दिया गया है। बोरेक्स की संरचना के बाद में बोरेक्स के कुछ रासायनिक गुण हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। कौन से गुणों के बारे में? रासायनिक गुणों में। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला तो ये है कि बोरेक्स को अगर आप जल में घोलोगे तो क्या होगा? अगर आपने बोरेक्स को जल में घोल दिया तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जल में घोलते ही ये लवण है, और ये लवण एक तो क्षार
NaOH और एक अम्ल H3BO3 से मिलकर बना हुआ है। इस लवण में बोरेक्स एक लवण है। क्या है बोरेक्स? एक लवण। किससे मिलकर बना हुआ? स्ट्रॉन्ग तो बेस से और वीक एसिड से। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ लवण है। जल में डालोगे बोरेक्स का हो जाएगा जल अपघटन। लवणों को जल में डालते हैं तो वो जल अपघटित हो जाते हैं और जल अपघटन हो जाएगा तो आपको पता है प्रबल घटक वाला जो हिस्सा होता है वो तो जल का अपघटन करता नहीं है। दुर्बल घटक का जो हिस्सा होता है वो जल अपघटन करता है। तो इसमें इस ऋणायन के द्वारा जल अपघटन होगा। तो ये हो जाएगा ऋणायनिक जल अपघटन। कैसा जल अपघटन होगा? यहाँ ऋणायनिक जल अपघटन होगा। ऋणायनिक जल अपघटन से यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ पर दोनों वही वीक एसिड और वीक बेस बन जाएंगे। एक बन जाएगा NaOH और एक बन जाएगा H3BO3। इसका थोड़ा सा हिस्सा, पूरा का पूरा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो अम्ल और क्षार बनेंगे ये भी तो क्रिया करके वापस लवण बना लेते हैं, तो ये वापस आ जाएंगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलेगी, तो बहुत कम हिस्सा इधर आएगा। ओके, अब ये जो बन रहा है ये तो दुर्बल अम्ल बन रहा है, ये बन रहा है वो प्रबल क्षार बन रहा है। इससे विलयन क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा क्षारीय। तो बोरेक्स का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नोट कर लीजिएगा, बोरेक्स के जलीय विलयन की pH 7 से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि इसमें ऋणायनिक जल अपघटन होता है। अब अगर आप चाहते हो कि यह अभिक्रिया या साम्य दाहिनी ओर विस्थापित हो तो आपको इस साम्य के किसी एक पदार्थ को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। NaOH को यहाँ से रिप्लेस करने के लिए आप इसमें प्रबल अम्ल मिला सकते हैं, क्योंकि क्षार अम्ल से क्रिया करता है। तो अगर बोरेक्स के जलीय विलयन में थोड़ा सा एसिड मिला देंगे, हम एसिड मिला देंगे तो NaOH उस एसिड से रिएक्शन करके जो है वो लवण बना लेगा और साम्य दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएगा, ज्यादा बोरिक अम्ल बन जाएगा। बोरिक अम्ल बनाने की विधियों में ये सिखाया भी आपको मैंने, ठीक है। बोरेक्स के जलीय विलयन में थोड़ा सा अम्ल मिला करके। तो एक तो ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो जलीय विलयन है वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम बात करते हैं बोरेक्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। टेम्परेचर राइज करने से बोरेक्स के जो फॉर्मूला है उसके ऊपर क्या चेंजेस होगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरेक्स। इसमें देखिए आप, बोरेक्स का फॉर्मूला आपको पता है Na2B4O7.10H2O है। ओके, जब मैं इसकी हीटिंग करवाता हूँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करवाता हूँ तो 10 जो मॉलिक्यूल्स थे, 10 जल के जो अणु हैं, उन 10 जल के अणुओं में से 5 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, 5 ही बचेंगे, ठीक है। तो ये 5 जल के अणु यहाँ रह गए। अब क्या होगा, 10 जल के अणु में से 5 जल के अणु निकल गए, तो जब इसके पास 10 जल के अणु थे तो इसको प्रिज्मेटिक बोरेक्स बोला जाता था। कौन सी बोरेक्स बोला जाता था? प्रिज्मेटिक बोरेक्स बोलते थे। और ये उस बोरेक्स का ऑक्टाहेड्रल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है उसकी? ये उसके ऑक्टाहेड्रल फॉर्म है जो ज्वेलर्स यूज लेते हैं। गोल्ड जो है उसकी चमक को, सोने की चमक को बढ़ाने में इसको काम में लेते हैं, इसलिए इसको ज्वेलर्स बोरेक्स भी कहा जाता है। क्या बोल देते हैं इसको? ज्वेलर्स बोरेक्स। अब इसके बाद आप और हीटिंग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने पर इसके बचे हुए 5 जल के अणु भी बाहर निकल जाएंगे, और बचे हुए 5 जल के अणु भी बाहर निकल गए तो यह बनेगा Na2B4O7 निर्जलीय बोरेक्स मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? निर्जलीय बोरेक्स। और इस दौरान क्या होगा, जल के अणु जैसे ही बाहर निकलेंगे ये फूल भी जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान फूल जाता है कौन? बोरेक्स फूल जाता है। जल के अणु बाहर निकलते रहते हैं और ये फूल जाता है। बोरेक्स की इस फूलने की क्रिया को उत्फूलन बोला जाता है, तो बोरेक्स फूल जाएगा। ओके, अब ये जो निर्जलीय बोरेक्स है, इस निर्जलीय बोरेक्स को भी हम और ज्यादा हीटिंग करें और ज्यादा गर्म करें तो क्या होगा, ये बोरेक्स और ज्यादा टूट जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा। पिघले हुए को और गर्म करेंगे तो फिर ये टूटेगा। टूट कर क्या बनाने वाला है, ये एक तो बनाने वाला है B2O3। ओके, क्या बन गया? B2O3। और बाकी के 2 बोरॉन जो बच गए वो मेटाबोरेट बना लेंगे सोडियम के, तो यह बन जाएगा 2NaBO2। तो B2O3 और NaBO2 ये दोनों जो हैं वो एक साथ हमें मिलते हैं। इसमें ये जो B2O3 है, इस B2O3 को क्या बोलते हैं हम? B2O3 इज बोरिक
एनहाइड्राइड, ये बोरिक एनहाइड्राइड है। ओके, तो ये तो हो गई बोरिक एनहाइड्राइड, और साथ में जो NaBO2 है, इस NaBO2 को क्या कहा जाता है? NaBO2 को कहा जाता है सोडियम मेटाबोरेट। इट इज नोन एज सोडियम मेटाबोरेट। तो एक तो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा और एक बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, अब और क्या होगा फिर इसके साथ? ये दोनों जब मिक्स में बनेंगे और इसको जब ठंडा किया जाएगा, तो जब ये ठोस बनेगा तो ये एक पारदर्शी कांच की मनका के समान मिलेगा। जो कांच की गोलियां होती है ना, उन कांच की गोलियों जैसा मिलेगा, जिसके आर पार हम देख पाएंगे। तो पारदर्शी कांच की मनका मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या मिलने वाला है? ये एक पारदर्शी कांच के समान पदार्थ बनने वाला है। पारदर्शी कांच के समान एक पदार्थ हमें मिलने वाला है, जिसको क्या कह दिया जाता है? इसी को बोरेक्स बीड बोल दिया जाता है। बोरेक्स को गर्म करने से ये मनका या बीड मिल रही है, तो इसको बोरेक्स बीड या फिर सुहागा मनका क्या बोल देंगे? बोरेक्स को सुहागा भी बोलते हैं, बीड को हिंदी में मनका कहा जाता है। तो सुहागा मनका हिंदी में शब्द है, बोरेक्स बीड एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको। तो इसको बोरेक्स बीड कहा जाता है और सुहागा मनका भी बोलते हैं। तो सुहागा मनका में दो चीजें होती है, एक बोरिक एनहाइड्राइड होता है और एक सोडियम मेटाबोरेट होता है। अब ये जो बोरेक्स बीड है, इस बोरेक्स बीड को कहां यूज लेते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिए। इस बोरेक्स बीड, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी जाए? इस बोरेक्स बीड को एक प्लेटिनम के तार में लेकर के, और हम क्या करते हैं, इस बोरेक्स बीड के पास कोई भी संक्रमण धातु का लवण ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? संक्रमण धातु का लवण, यानी डी ब्लॉक धातु का लवण लेंगे। और डी ब्लॉक धातुओं के जो लवण हैं वो कलरफुल होते हैं, तो हम डी ब्लॉक धातुओं के कलरफुल लवण ले लेंगे। जब आप गर्म करोगे तो संक्रमण धातुओं में जो धनाइन होता है, वो धनाइन ध्रुवण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो उस ऋणाइन को ध्रुवित करके गर्म करने पर ध्रुवित करके इस संक्रमण धातु का जो लवण होता है वो टूटकर ऑक्साइड बना लेता है। जैसे कॉपर सल्फेट गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, आयरन नाइट्रेट गर्म करने पर आयरन का ऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई सा भी लवण हो, जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे, इसको गर्म करते ही संक्रमण धातु का ये जो लवण था, ये लवण धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। गर्म करने पर सभी लवण क्या बना लेंगे? संक्रमण धातु का ऑक्साइड बना लेगा। अब आपको क्या पता है कि संक्रमण धातु का जो ऑक्साइड होता है, ये धातु ऑक्साइड है, और धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो आपने क्या किए, इस मनका के साथ, ये मनका जो थी आपकी कांच के समान पारदर्शी मनका थी, इस मनका के साथ इस लवण को ले लिया आपने, इस लवण को गर्म किया, इसको भी गर्म किया। लवण को गर्म किया तो उसका ऑक्साइड बन गया, यानी वो क्षारीय हो गया। तो उस लवण में तो लवण तो एक क्षारीय पदार्थ में बदल गया। और आपकी जो मनका थी, इस मनका में ऑलरेडी एक अम्ल पड़ा था, पता हो तो आपको, B2O3 अधातु का ऑक्साइड है, इसलिए अम्ल होगा। तो होगा क्या, उस संक्रमण धातु लवण का जो धातु ऑक्साइड था, जो कि क्षारीय था, क्षारीय धातु ऑक्साइड इस अम्लीय B2O3 के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो रिएक्शन कौन कौन करेंगे? क्षारीय धातु ऑक्साइड और इस बोरेक्स बीड का, इस सुहागा की जो मनका बनी थी, इस मनका का ये बोरिक एनहाइड्राइड वाला जो पार्ट था, ये इस धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। मान लो धातु के ऑक्साइड को मैं MO से जो है वो निरूपित कर रहा हूं, धातु पर +2 आवेश मान लेता हूं मैं। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला है धातु का मेटाबोरेट। क्या बनाने वाला है? यहां मिलने वाला हमें धातु मेटाबोरेट। जो भी कोई धातु होगी उस धातु का मेटाबोरेट बन जाएगा। और ये जो धातु का मेटाबोरेट बनेगा, ये धातु का मेटाबोरेट उस मनका को रंग प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? मनका को रंग प्रदान करेगा। और मनका को जो रंग प्रदान करेगा, वो रंग अलग अलग धातुओं के द्वारा अलग अलग रंग दिया जाएगा। तो ये विशिष्ट रंग प्रदान किया जाएगा। मनका को
विशिष्ट रंग प्रदान करने वाला है। और ये विशिष्ट रंग कौन सा आने वाला है, ये इस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं के लवण अलग अलग प्रकार का रंग देते हैं, इसलिए सुहागा मनका के उपयोग से किसी भी संक्रमण धातु के आयन को पहचाना जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास, यहां से देख लीजिएगा, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट है, मैं इसको हीटिंग करूंगा तो इसको गर्म करने पर यह कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा। अब इसकी मैं सुहागा मनका से रिएक्शन करवाऊं, सुहागा मनका जो था उसमें B2O3 और NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट थे, लेकिन सोडियम मेटाबोरेट तो रिएक्शन करेगा नहीं, यही इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करके कॉपर का मेटाबोरेट बना देगा COBO2 का होल ट्वाइस। और कॉपर का जो मेटाबोरेट है ये एक स्पेशल रंग का होता है, नीले रंग का होता है। तो आपको नीले रंग की मनका मिल जाएगी। कैसी मनका मिल जाएगी? नीले रंग की मनका। तो इससे एक स्पेशल रंग की मनका मिलती है, उस रंग से आप धातु को पहचान सकते हो। अब कौन सी धातु कौन सा रंग देती है वो हमें याद रखना होता है। तो कुछ स्पेशल धातुएं जिनके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी धातुएं, कितने रंग हम याद रख पाएंगे, मुख्य जो मोस्टली रिपीट होते हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। कॉपर और जो कोबाल्ट है ये इस मनका को ऑक्सीकारी भाग में, तो ज्वाला है गुनसेन ज्वाला जिसमें हम इसको जलाते हैं, उसके दो भाग होते हैं, एक ऑक्सीकारी जो भाग होता है और एक कपचाई। ऑक्सीकारी भाग में जब इसको जलाते हैं तो कोबाल्ट और कॉपर ये नीला रंग देते हैं। समझ में यही कहानी है। अगर यहाँ आयरन और क्रोमियम हो तो फिर ये हरा रंग देने वाले हैं। कौन सा रंग देने वाले हैं? ये यहाँ पर ग्रीन कलर, हरा रंग देने वाले हैं। तो ये कुछ एक दो कलर है जो हमें ध्यान रखने, स्पेशली या तो कॉपर का पूछा जाता है या फिर कोबाल्ट का पूछा जाता है। तो इन दोनों का कलर हमें पता होना चाहिए, उनसे नीले रंग की मनका मिलेगी। इसे सुहागा मनका परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण कहते हैं? सुहागा मनका परीक्षण कहा जाता है, जिसमें उस धातु के मेटाबोरेट के कारण रंग आता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। सुहागा मनका परीक्षण में जो कलरफुल पदार्थ हमें मिलता है वो क्या होता है? वो मेटाबोरेट होता है। और ये मेटाबोरेट बनता कैसे है? सुहागा मनका के बोरिक एनाइड्राइड की उस धातु के ऑक्साइड के मध्य क्रिया होने से। ये अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल क्षार यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से ये बना करता है। इसी को सुहागा मनका परीक्षण कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा ही एक और परीक्षण होता है। ये तो सुहागा मनका परीक्षण था, बोरेक्स बीड टेस्ट था। एक माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट भी होता है, एक माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। इससे मिलता जुलता टेस्ट है तो मैं उसको भी बता देता हूं वो क्या है। माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट क्या है? ये माइक्रोकॉस्मिक साल्ट से आता है। माइक्रोकॉस्मिक साल्ट क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये जो होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को माइक्रोकॉस्मिक साल्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा साल्ट है ये माइक्रोकॉस्मिक साल्ट है। जब आप माइक्रोकॉस्मिक साल्ट इसकी हीटिंग करवाते हो तो NH4 तो NH3 में बदल जाता है और NH3 बन करके उड़ जाता है। ठीक है। एक H इसका, एक H यहाँ से, दो तो H और एक O, H2O बन करके फिर H2O उड़ जाता है। यहाँ से बचा क्या? एक तो बचा Na और एक बचा PO3। तो यहाँ बनता है सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या बनने वाला है? ये सोडियम मेटाफॉस्फेट बनता है। तो यहाँ आपको मिलने वाला है सोडियम मेटाफॉस्फेट। ये सोडियम मेटाफॉस्फेट तो कलरलेस है। अब इस सोडियम मेटाफॉस्फेट की जो बीड बनती है, इसकी जो मनका बनती है, इस मनका के पास सोडियम मेटाफॉस्फेट की जो बीड बन रही है ये माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को गर्म करने से बनती है, इसलिए इसको माइक्रोकॉस्मिक बीड बोला जाता है। कौन सी बीड है ये माइक्रोकॉस्मिक बीड है। तो माइक्रोकॉस्मिक बीड में मेन जो पदार्थ होता है वो होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट। अगर अब किसी संक्रमण धातु के ऑक्साइड को इसके अंदर डाला जाता है तो ये धातु इस सोडियम को रिप्लेस कर देगी, और रिप्लेस कर देगी तो उस धातु का क्या बन जाएगा? उस धातु का मेटाफॉस्फेट बन जाएगा। तो धातु के मेटाफॉस्फेट बन जाते हैं।
और ये जो धातु के मेटाफॉस्फेट होते हैं ये स्पेशल कलर वाले होते हैं, तो धातु के रंगीन मेटाफॉस्फेट बन जाते हैं। और रंगीन मेटाफॉस्फेट जो बनेंगे, रंगीन मेटाफॉस्फेट बन रहे हैं, और ये जो रंगीन मेटाफॉस्फेट बनेंगे किसी भी धातु के, उस रंग से उस धातु की पहचान हो जाएगी। तो ये माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट होता है, चाहे से माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट हो या फिर बोरेक्स बीड टेस्ट हो, दोनों ही बीड टेस्ट में फाइनली बनता क्या है, माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट में उस धातु का मेटाफॉस्फेट बनता है, जबकि बोरेक्स बीड टेस्ट में उस धातु का मेटाबोरेट बनता है। लास्ट में कलरफुल मेटाबोरेट या कलरफुल मेटाफॉस्फेट बनते हैं। ये माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट और बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या कंपैरिजन, क्या फर्क है, उसको मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है। अब एक बोरेक्स से रिलेटेड एक और स्पेशल रिएक्शन अब मैं आपको बता देता हूं। थर्ड ये देख लीजिएगा आप, बोरेक्स की रिएक्शन अगर हम अमोनियम क्लोराइड से करवाएंगे, किससे करवाएंगे, अमोनियम क्लोराइड से करवाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिएगा आप। इसके साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो होगा क्या, ये सोडियम तो क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, 2 NaCl बना लेगा। तो यहां से तो NaCl बन जाएंगे 2, क्लियर है। और एक निकल जाएगा यहां से B2O3, तो ये लो एक B2O3 निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 बोरोन 2 नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बोरोन का नाइट्राइड बनाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट काम है। बोरोन नाइट्राइड बनाया जा सकता है अगर बोरेक्स की क्रिया अमोनियम क्लोराइड से करवा दे, तो ये एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। बोरोन का जो नाइट्राइड होता है ये ग्रेफाइट जैसी संरचना रखता है, इसलिए इसको अकार्बनिक ग्रेफाइट कहते हैं। और ये बात मैं पहले भी एक लेक्चर में बता चुका हूं, ये अकार्बनिक ग्रेफाइट है। बोरोन का जो नाइट्राइड होता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम अकार्बनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इसको कहा जाता है। तो ये तो बोरेक्स की स्ट्रक्चर और बोरेक्स की केमिकल रिएक्शंस थी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो बोरेक्स ठोस पदार्थ है, बोरेक्स श्वेत है, कोई कलर बोरेक्स का नहीं होता है। गर्म करते हैं तो ये फूल जाता है, जल के अणुओं का निष्कासन कर देता है। ठंडे जल में बहुत कम घुलता है, बोरिक एसिड की तरह ये भी ठंडे में नहीं घुलेगा, गर्म जल में अत्यधिक ज्यादा घुलनशील है ये, ठीक है। अब लास्ट थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि बोरेक्स को बनाने की विधियां क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कीजिए, बोरेक्स को बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बोरेक्स निर्माण की विधि। नंबर 1 से मैं यहां स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली विधि इसकी हम चर्चा करते हैं, वो है बोरेक्स को बनाया जा सकता है कोलमेनाइट से। किससे बनाया जा सकता है, कोलमेनाइट से। तो मैं आपको बता दूं, देखो कोलमेनाइट का क्या फॉर्मूला है, Ca2 कोलमेनाइट द्वारा Ca2B6O11। इसके बारे में मैंने बताया था, अगर आप कोलमेनाइट के एक्वस सॉल्यूशन में SO2 गैस पास कर दोगे, क्या पास कर दोगे, SO2 गैस पास कर दोगे, तो फिर बनेगा आपके पास एक तो बोरिक एसिड, क्या बनने वाला है, बोरिक एसिड, और एक कैल्शियम का बाइसल्फेट लवण, यह बनने वाला है। लेकिन अगर अब इसमें आपको पता था ये तो जल में घुल ही जाएगा और ये ठंडे जल में नहीं घुलेगा, तो इसका हम क्या बना लेंगे, अवक्षय बना लेंगे। कोलमेनाइट से बोरिक एसिड भी बन सकता है और कोलमेनाइट से बोरेक्स भी बन सकता है। अगर कोलमेनाइट से आपको बोरेक्स बनाना है तो इसमें आप सोडियम कार्बोनेट डालें, सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो क्या होगा, सोडियम का ये जो B6O11 है, इस B6O11 में O11 के टुकड़े हो जाएंगे और एक तो टेट्राबोरेट निकल जाएगा, B4O7 निकल करके आ जाएगा। यहां से क्या निकल करके आ जाएगा, यहां से B4O7, ठीक है। अब बाकी के 2 बोरोन बच गए और 4 ऑक्सीजन रह गए, तो वो क्या करेंगे, वो वाले मेटाबोरेट बना लेंगे। 2 इसमें क्या बन जाएंगे, NaBO2, 2 सोडियम मेटाबोरेट बन जाएंगे। तो B6O11 टूटेगा, इसमें 4 बोरोन वाला तो अलग बनेगा, 4 बोरोन वाला तो क्या बन जाएगा, टेट्राबोरेट, Ne2B4O7 यानी बोरेक्स बन जाएगा। और बाकी ये 2 बोरोन अलग अलग होकर के मेटाबोरेट बना लेंगे। और रहा कैल्शियम, तो वो तो CO3 से रिएक्शन कर लेगा, इसके 2 की जरूरत पड़ेगी जहां, तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये तो घुलेगा नहीं, अवक्षेपित हो जाएगा। और इसको हम गर्म रखेंगे, गर्म जल रखेंगे, तो गर्म जल में क्या होगा, गर्म जल के अंदर ये घुले हुए रहेंगे दोनों।
अब हमें बोरेक्स तो मिल गया, लेकिन सोडियम मेटाबोरेट को भी तो बोरेक्स बनाना है। तो अगर अब आप सोडियम मेटाबोरेट को बोरेक्स बनाना चाहते हो तो ये जो गर्म जल है, इस गर्म जल जिसमें सोडियम मेटाबोरेट घुला हुआ है, इसके अंदर अगर आप कौन सी गैस पास कर दोगे, CO2 गैस पास कर दोगे। कौन सी गैस पास करोगे, उसमें अगर आपने CO2 गैस पास कर दी तो ये क्या होगा, ये टेट्राबोरेट Na2B4O7 में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट जो है वो सोडियम कार्बोनेट की क्या हो जाएगी, कुछ अमाउंट सोडियम कार्बोनेट की यहां से अवक्षेपित हो जानी है। तो अगर आप CO2 पास करते हो तो CO2 पास करके और क्या कर सकते हो, CO2 पास करके ये जो मेटाबोरेट था उसको बोरेक्स में कन्वर्ट यानी टेट्राबोरेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉल्मेनाइट से ध्यान रखें, सोडियम कार्बोनेट मिला दोगे तो बोरेक्स, और अगर उसमें आपने SO2 गैस पास की है तो बोरिक एसिड बनने वाला है। ये एक तरीका आपको बता ही दिया। दूसरा तरीका था उसमें बोरिक एसिड से बनाना था, तो बताया था आपको बोरिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्या मिला दो, NaOH मिला दो। क्यों मिला दो, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे और साल्ट कौन सा बनेगा, बोरेक्स बन जाएगा। तो इसमें तो सीधा सा है, बोरिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में NaOH मिला दीजिए, आपको बोरेक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ बोरेक्स बनाने की विधि थी। बोरेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट तो स्ट्रक्चर है, और फिर दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है बोरेक्स बीड टेस्ट। इन दो बातों को आप अच्छे से देख लें, टेम्परेचर के इफेक्ट से बोरेक्स बीड कैसे बनता है और उससे बोरेक्स बीड टेस्ट कैसे किया जाता है। और अब फाइनली एक और कंपाउंड जो इसका रह गया वो रह गया है डाइबोरेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइबोरेन की। ओके, थैंक्स अ लॉट।